हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश्मा त्यागी पैशन शिक्षा। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NIOS की समरी और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्स 502 की यूनिट 3 को। इससे पहले हम 501 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और 502 की हम 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने करवाए हुए हैं, उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं यूनिट 3 को। और ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। इसका नाम है शिक्षण और अधिगम की विधियाँ। तो इसमें हम सभी टीचिंग मेथड जो होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट गिवन है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम की विधि की विशेषताओं के बारे में एक विचार बनाने में सहायता मिलेगी कि निम्न प्रकार से हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट गिवन है वो देखते हैं। विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना ताकि वे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी करें और सीखने के लिए सतत प्रयास करें। तो अगर हम बच्चों को टीचिंग मेथड के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, सक्रिय होंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में और सीखने के लिए भी वो रेडी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकता और मानसिक योग्यताओं के अनुरूप हो कि जो हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को अगर एक्टिविटी करवानी है उसकी जगह हम लेक्चर मेथड का यूज़ करने लग रहे हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी मानसिक योग्यताओं के अनुरूप ही हमें टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों के अनुभव पर अधिक बल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहपाठियों के साथ सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध करना। नेक्स्ट पॉइंट है करके सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध करना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए और ज्ञान स्वसर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। तो अगर हम टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, करके सीखने की भावना आएगी और उनके ज्ञान का सर्जन होगा यानी कि ज्ञान का विस्तार होगा और सृजनात्मक चिंतन का भी इसमें विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विषय वस्तु के शिक्षण के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग करने के बजाय लचीला तरीका अपनाने शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जीवन कौशल का विकास होगा सही विधियों का यूज़ करके और बच्चों के लिए अलग अलग विधियों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चों को अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि एक विधि ही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें दूसरी विधि की आवश्यकता है यूज़ करने की तो उस विधि का प्रयोग भी साथ साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें विधियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखते हैं हम इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थियों की भूमिका के आधार पर इनकी विधियों को 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है अनुदेशात्मक विधि और सेकंड आती है इसमें विद्यार्थी विधियाँ। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम भी दिया गया है कि शिक्षण अधिगम की विधियाँ। तो फर्स्ट आती है इसमें अनुदेशात्मक विधि, ठीक है, और सेकंड आती है इसमें विद्यार्थी अनुकूलन विधि। तो जो अनुदेशात्मक विधि है उसके अंतर्गत कौन सी आती है, व्याख्यान विधि, सेकंड आती है इसमें प्रदर्शन विधि और थर्ड आती है इसमें आगमन और निगमन विधि। ठीक है, तो ये तीनों विधियाँ होती हैं हमारी अनुदेशात्मक विधियाँ। और विद्यार्थियों के लिए होती है जो खेल विधि होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, समस्या समाधान और अन्वेषण। ठीक है, तो ये सभी विधियाँ अनुदेशात्मक विधि और विद्यार्थी अनुकूलन विधिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अभी ना हम डिटेल में जानेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आती है इसमें व्याख्यान विधि। ठीक है, तो इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्याख्यान विधि के लिए। तो व्याख्यान विधि का आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें क्या करता है, टीचर सिर्फ लेक्चर देता है और बच्चे उसे सुनते रहते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट है वो देखते हैं। व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषताओं को नोट करें जो निम्न प्रकार से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अध्यापक संपूर्ण पीरियड में विषय वस्तु पर व्याख्या देते या निर्देशन देते हैं। सेकंड है अध्यापक सूचना, अवधारणाओं, तथ्य, सिद्धांतों, नियमों को उपलब्ध कराता है। तो इसमें क्या करता है, टीचर सिर्फ व्याख्या देते रहते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्ट होते हैं या रूल होते हैं उन्हें बताते रहते हैं मौखिक रूप से।
कभी कभी वह व्याख्यान के दौरान श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बीच बीच में टीचर क्या करता रहता है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता रहता है और बच्चों से क्या करता रहता है, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं इसमें। ठीक है, कि बस विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट इसमें सुनता रहता है जो भी टीचर लेक्चर दे रहा होता है। व्याख्यान विधि के दौरान उनका क्रियाकलाप अधिक से अधिक नोट लिखने तक सीमित होता है और कभी कभी अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक पीरियड के भीतर में अध्यापक हो सकता है ज़रूरत से अधिक सूचना विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं जिसे विद्यार्थी आत्मसात नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह विधि विद्यार्थियों की प्रगति या वास्तविक रूप से जांच नहीं करती है। अध्यापक अपनी गति से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। तो इस विधि में क्या होता है कि टीचर अपने अकॉर्डिंग ही लेक्चर देता रहता है, जो उसे पढ़ाना होता है वो सिर्फ मौखिक तौर पे बोलता रहता है और बच्चे उसे निष्क्रिय श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो भी सूचनाएं टीचर देता है, जो भी इंफॉर्मेशन टीचर देता है उसे ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, उसे आत्मसात नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसमें विद्यार्थी क्या है, इसमें विद्यार्थियों की वास्तविक जांच नहीं हो पाती है कि बच्चों ने कितना सीखा या कितना उन्हें समझ में आया या नहीं। और इसमें टीचर क्या करता है, सिर्फ अपनी गति से पढ़ाता है, यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग जितना उसे पढ़ाना होता है वो पढ़ाकर क्लास से चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यवस्तु को एक ही बार में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी सुनकर और याद करके सीखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पाठ्यवस्तु को एक ही बार में प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें सुनते हैं और याद करके सीखते हैं। ठीक है, ये मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है SST में, यानी कि सोशल साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च कक्षाओं में किसी विशेष विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण और पुनरावृत्ति में इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, परंतु यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए प्रासंगिक नहीं लगती है। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है उच्च कक्षाओं के लिए, हायर लेवल की जो क्लासेस होती है उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसके लिए ये मेथड अच्छा नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन का विधि यूज़ किस में किया जाता है, मोस्टली साइंस में किया जाता है, कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह करके। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। तो इसमें पॉइंट है प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ्य पुस्तक में कई सरल प्रयोगों को प्रदर्शित किया या लिखा गया है। इन प्रयोगों को कक्षा में किया जा सकता है और साथ में व्याख्या भी की जा सकती है। इस तरह के शिक्षण को प्रदर्शन विधि या सह व्याख्यान विधि या कभी कभी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि कहते हैं। तो जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग वगैरह होते हैं या साइंस के टीचर कोई प्रयोग करवाते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और उसके दूसरे नाम क्या है, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि या व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो प्रदर्शन विधि अध्यापक केंद्रित विधि होती है क्योंकि अध्यापक चित्र या चार्ट मॉडल या प्रयोगों का प्रदर्शन करता है। इन प्रदर्शित सामग्रियों या प्रक्रिया से संबंधित अवधारणाओं नियमों की व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन का अवलोकन इसमें करते हैं और अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में और निष्कर्ष निकालने में कुछ विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि इसमें टीचर चार्ट मॉडल की हेल्प से पढ़ाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट और रूल्स को बताते हैं और इसमें बच्चे क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेट करते हैं उस चीज़ को और बाद में इसमें कुछ बच्चों की हेल्प भी ले ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रदर्शन विधि के विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं। तो इसके कौन कौन से चरण होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें योजना, ठीक है, यानी कि प्लानिंग। ठीक है, जो भी प्रदर्शन करना होता है टीचर को उसकी पहले प्लानिंग बनानी होती है। सेकंड होता है इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर होता है इसका प्रदर्शन, फिर उसमें होता है श्यामपट्ट उपयोग और फिर होता है अवधारणाओं का संग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग करता है टीचर, फिर उसका क्या करता है, इंट्रोडक्शन करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है और फिर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड यूसेज और बाद में क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट कंपाइलेशन। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर इसमें बताता है उन सभी का क्या कर लेता है, कंपाइलेशन या संग्रह कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट आता है इसमें योजना बनाना। तो योजना के बनाने के लिए क्या करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि यह पाठ इस विधि के लिए उपयुक्त है।
प्रदर्शन के लिए आवश्यक उपकरणों, औजारों और सामग्रियों को एकत्रित करना। तो योजना क्या बनानी होती है इसमें कि हमें देखना ये चाहिए, टीचर्स को ये देखना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं या जो भी हम प्रदर्शन करने वाले हैं उसके लिए प्रदर्शन विधि सही होगी कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, क्या उपकरण, क्या औजार, क्या सामग्री इसमें लगाई जा सकती है, यूज़ की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में प्रदर्शन से पहले प्रयोग को करके देखना चाहिए, इससे विश्वास के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान उसके पश्चात उपयोग आने वाले व्याख्यात्मक नोट एवं प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए। तो जो भी टीचर प्रदर्शन करने वाला है या कोई प्रैक्टिकल करवाने वाला है तो उसका यूज़ एक बार टीचर को खुद कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों के सामने उसे करने लग रहे हैं और फिर बच्चे और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है और फिर बच्चे उस चीज़ की हंसी बना रहे हैं, ठीक है। तो एक बार टीचर को ये प्रदर्शन खुद करके देख लेना चाहिए कि जो वो बच्चों को दिखाना चाह रहा है वो एक बार खुद भी उसका प्रैक्टिकल कर ले, तब उसे बच्चों के सामने यूज़ करे, ठीक है, तब उसे उपयोग में लाए। और इसमें क्या करना चाहिए कि टीचर को क्वेश्चन इसके लिए पहले ही बना लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें परिचय, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इसमें पॉइंट है विद्यार्थियों को प्रयोग को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रदर्शन के पश्चात नए अवधारणाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ को एक समस्या या मुद्दे के रूप में परिचय कराएं ताकि विद्यार्थी पाठ के महत्व को समझ सके। तो इसमें परिचय में क्या करना चाहिए कि टीचर जो भी प्रदर्शन करने वाला है उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इस तरह से इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और जो प्रदर्शन टीचर इसमें करने वाला है उसमें विद्यार्थियों को उस पाठ के रिलेटेड उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता चले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें प्रदर्शन। तो इसमें क्या करते हैं, प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी प्रदर्शन का अनुकरण करने के योग्य हैं। विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से प्रदर्शन को जोड़ें और उपकरणों को ठीक प्रकार से उपयोग लाएं और प्रदर्शन हेतु व्यवस्थित रूप से उसको निश्चित स्थान पर रखें। तो प्रदर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को कि बच्चों के मन में उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट बच्चों को पहले पता चल गया तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और बच्चों को भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो भी ये प्रदर्शन या वो भी ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और बच्चों के जीवन से रिलेटेड होना चाहिए ये, और एक इसे सीक्वेंस में करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड यूसेज। तो श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रदर्शन के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए श्यामपट्ट पर प्रदर्शनों के उद्देश्य को स्पष्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रासंगिक चित्र बनाकर मुख्य अवधारणाओं को और प्रदर्शन के निष्कर्ष को तुरंत ही श्यामपट्ट पर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को मुख्य बिंदु को लिखने, चित्र बनाने, निष्कर्ष को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी जब अपनी कॉपी में लिख रहे हों तो उस समय उनकी कॉपियों की जांच करें, ठीक है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड यूज़ में उसके उद्देश्य स्पष्ट लिख देने चाहिए, जो उसका रिजल्ट आता है ब्लैक बोर्ड पर वो लिख देना चाहिए, जो भी उसके मेन पॉइंट हैं उसके चित्र बनाने के या जो उसके निष्कर्ष आए वो बच्चों को अपनी कॉपी में लिखने चाहिए और टीचर को उनकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें वो उपरोक्त लिखित बिंदु के अतिरिक्त तो आपको निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या पॉइंट इसमें ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को प्रदर्शन के प्रयोजन को बताएं परंतु प्रदर्शन के निष्कर्ष या अनुमान के बारे में पहले से न बताएं, ठीक है। जो भी प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो बताएं लेकिन उसके रिजल्ट को पहले ही ना बताएं, जिससे अगर पहले ही बता दें तो उनकी जिज्ञासा उसमें समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग करने के लिए आवश्यक तैयारी करने में विद्यार्थियों की सहायता लें, ठीक है। उसमें बच्चों का भी योगदान कुछ होना चाहिए, उनका बच्चों की हेल्प भी इसमें लेनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, ठीक है, इजी होना चाहिए और बच्चों की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है 10th या 12th लेवल का, ठीक है। तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग प्रदर्शन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए भी उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसकी क्या उपयोगिता है। प्रदर्शन विधि की उपयोगिता, यह महंगी नहीं होती है और यह समय भी बचाती है, ठीक है। अध्यापक प्रदर्शन के दौरान अवधारणाओं को समझाता है जिससे विद्यार्थी पाठ की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट होता है टीचर उसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके समझा देता है
प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की शंकाओं का निवारण अध्यापक द्वारा उसी समय और उसी जगह किया जाता है, कि जो भी बच्चों के मन में डाउट है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर टीचर तभी उसी टाइम दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों को निम्नलिखित अवसर प्राप्त होते हैं। तो क्या अवसर प्राप्त होते हैं इसमें? फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अवलोकन। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन। सेकंड आता है इसमें नोट बनाने में। ठीक है, यानी कि जो भी कोई वो नोट करवाते हैं या जो नोट्स बनाते हैं उसके मेन इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न करना, यानी कि क्वेश्चनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आरेख बनाने में, यानी कि ड्राइंग करने में या कोई चित्र वगैरह जो उसके होते हैं वो बनाने में। और प्रयोग में भागीदारी, यानी कि इन्वॉल्विंग इन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी प्रयोग किया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो बच्चों को ये अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियाँ। तो आगमनात्मक विधि को क्या कहते हैं हम? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, और निगमनात्मक विधि को क्या कहते हैं हम? सेकंड होती है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं हम इंडक्टिव मेथड को। तो पहले बात करें हम इसमें इंडक्टिव मेथड की, तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? इसमें बच्चों को उदाहरण दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण देने के बाद फिर किस पर जाते हैं हम? रूल पर जाते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता है इसमें, फिर बच्चों को रूल बता दिया जाता है इसका। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है और नॉन टू अननोन होता है। ठीक है, और जो डिडक्टिव मेथड होता है वो इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें पहले रूल बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेल। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सूत्रीय सामान्यीकरण निष्कर्ष पर एक विश्वस्त प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें कई स्थूल केस में समान तत्वों और समानता की शर्तों को पहचान कर पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसमें। विद्यार्थी सामान्य रूप से विशेष मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरे शब्दों में स्थायी प्रयोगों के द्वारा तथ्यों का निगमन या विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको कि इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल बता दिया जाता है, फिर रूल पर जाते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? पहले रूल बता दिया जाता है और फिर एग्जाम्पल पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। आगमन के माध्यम से निकाला गया निष्कर्ष सही या वैध है। इसे आगमन को पुनः उपयोग करके सत्यापित नहीं किया जा सकता, वरन इसकी जांच केवल निगमन विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कि जो आगमन विधि का रिजल्ट है वो सही है नहीं, उसके लिए हमें यूज़ करनी होती है निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि क्या होती है? रूल टू एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट है, आगमन के माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों की संबंधों या नई अवधारणाओं का अन्वेषण करने में सहायता करते हैं, और निगमन के माध्यम से आप उनकी सहायता खोजे गए संबंधों या अवधारणाओं की सत्यता की जांच करने में करते हैं। इस प्रकार प्रभावकारी अधिगम के लिए दोनों विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक के बिना दूसरी क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ या विद्यार्थी केंद्रित विधियाँ। तो जो स्टूडेंट सेंटर्ड विधियाँ हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट आती है इसमें खेल विधि। तो खेल विधि के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। यह एक बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि का विकास करता है, परंतु खेल और कार्य के बीच क्या अंतर है? खेल और कार्य भिन्न है। एक व्यक्ति के लिए जो कार्य है वह दूसरे व्यक्ति के लिए खेल हो सकता है। ठीक है, माली के लिए बगीचे का रखरखाव करने का कार्य उसके जीवन यापन का स्रोत है, जबकि वही कार्य एक युवा विद्यार्थी का शौक बन जाता है, जब वह अपने सृजनात्मक इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए यह कार्य करता है। तो खेल विधि क्या है? खेल विधि एक शारीरिक या संज्ञानात्मक या भावात्मक बुद्धि का विकास होती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई माली कोई काम करता है तो वो माली का क्या होता है? काम होता है। अगर कोई इसे अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए यूज़ करे, यानी कि अपने शौक के लिए यूज़ करे, तो वो उसका क्या बन जाता है?
खेल बन जाता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या बन जाता है, एक शौक का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और खेल में क्या अंतर है। इसे कठिन समझा जाता है और इसे आनंददायक समझा जाता है। यानी कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो वो हमें क्या लगता है, टफ लगता है, लेकिन अगर हम खेल की बात करें तो हमें क्या लगता है, तो वो हमें क्या लगता है, इन्जॉयमेंट लगता है। अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हम बोर नहीं होते, लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं तो उसमें हम बोर फील करते हैं। इसे दूसरों के द्वारा थोपा जाता है और ये क्या होता है, स्वैच्छिक होता है। नेक्स्ट है शारीरिक कार्य थकावट उत्पन्न करता है और ये क्या करता है, आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। और कार्य में ध्यान केंद्रित करने से थकावट होती है और इसमें क्या होता है, बिना थकावट के ये होता है। यह नियंत्रित होता है और इसमें क्या होती है, स्वतंत्रता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खेल के घटक। तो खेल के क्या क्या घटक होते हैं, स्वतः क्रिया, चुनौतीपूर्ण, रुचिपूर्ण, अंतःप्रेरणा, स्वनिर्धारित अनुशासन, सहकारी और सहयोगात्मक, भयहीन कार्य करना, अनौपचारिक वातावरण और क्रिया में पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, खेल के घटक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशल, जैसे समस्या समाधान, नेतृत्व क्षमता, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण कौशल, सहकारी अधिगम, समूह में रहना और आदि का विकास करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है यह विद्यार्थी अध्यापक और विद्यार्थी विद्यार्थी संबंधों को सुदृढ़ बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें खेल विधि के सिद्धांत। तो खेल विधि के क्या क्या सिद्धांत हैं। खेल विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो फर्स्ट आता है इसमें अंतःशक्तियों का अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेल विधि का लक्ष्य है एक बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना, पोषित करना और उसे अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। कि जो बच्चे के अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको पहचानना और उनको पोषित करना ही खेल विधि का अंतःशक्तियों का सिद्धांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नैसर्गिक स्वभाव के द्वारा निर्देशित होता है और खेल प्रत्येक बच्चे का क्या होता है, स्वाभाविक प्रकृति होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का नियम। तो इसमें क्या है कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से उसके स्वाभाविक वृद्धि रुक जाती है और बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना खेल विधि का एक मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, कि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्रियाकलाप का सिद्धांत। तो क्रियाकलाप के सिद्धांत में क्या है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में किए गए शोधकार्यों ने यह तथ्य स्थापित किया है कि एक बच्चा बेहतर ढंग से सीखता है यदि वह सक्रिय रूप से किसी कार्य में भाग लेता है। ठीक है, कि बच्चा इसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बिना किसी क्रियाकलाप के निष्क्रियतापूर्वक सुनना रटना सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। खेल के द्वारा बच्चा स्वतः स्फूर्त सक्रिय हो जाता है। ठीक है, कि बच्चा जब खेल के द्वारा सीखता है तो एक्टिव रहता है, अदरवाइज वो क्या, अगर वो कोई क्रियाकलाप नहीं करता है तो उसमें क्या होता है, सुनना और रटने की शक्तियों का ही सिर्फ विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। तो प्रत्येक बच्चा अपनी आंतरिक इच्छाओं और प्रवृत्ति द्वारा चालित होता है जिसे वह शायद सदैव वर्णन करने योग्य नहीं होता। जब वह पर्याप्त स्वतंत्रता और नव्यता प्राप्त करता है तो वह अपनी इच्छाओं और इरादों को पूरा करने के लिए असीमित अवसर प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि बच्चों पर अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में कोई बाह्य बंधन लगाया जाता है तो उनके स्वाभाविक वृद्धि में रुकावट बाधा उत्पन्न हो सकती है। और खेल विधि इस प्रकार के बाह्य प्रतिबंधों से रहित स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है कि बच्चा खेल विधि के द्वारा क्या है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और जो उसकी इच्छा होती है उस तरीके से ही वो सीख पाता है चीज़ों को। नेक्स्ट आता है इसमें आनंद का सिद्धांत कि बच्चों को खेल खेलने में सीखने में भी आनंद आता है और बच्चा इससे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो बच्चा इसमें क्या है कि बच्चे में इससे क्रिएटिविटी भी आती है। नेक्स्ट है जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि बच्चे नियम बनाने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं या समूह में स्वयं विकास करते हैं तथा खेल के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इस प्रकार के बच्चे खेल विधि से अधिक जिम्मेदार होना सीखते हैं, जबकि प्रत्यक्ष निर्देशन के माध्यम से आज्ञा पालन करने में वे जिम्मेदार नहीं बनते हैं। ठीक है, तो खेल विधि से बच्चा क्या होता है, जिम्मेदार भी बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट आता है खेल विधि में अध्यापक की भूमिका। तो विद्यार्थियों के सुझाव के अनुसार खेल की शुरुआत करने में उनकी सहायता करते हैं या विद्यार्थियों के सहयोग में नए खेल का विकास करते हैं। तो खेल विधि में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो टीचर क्या करता है? बच्चों की हेल्प करता है। बच्चों के अधिगम को आनंददायक अनुभव बनाने के लिए अधिगम वातावरण तैयार करता है। ठीक है, कि लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट बनाता है टीचर। अधिगम क्रियाकलाप की डिज़ाइन करने के पश्चात उचित शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करता है। अधिगम क्रियाकलापों को सरल अवधारणाओं से कठिन अवधारणाओं के क्रम में व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता और पर्यवेक्षक का कार्य इसमें करते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या होता है? इसमें विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक होता है। खेल विधि के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेसरी किंडरगार्टन शिक्षण विधि को खेल विधि के आधार पर विकसित किया गया है। हालांकि इस विधि की कुछ सीमाएं हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। तो खेल विधि किस पर आधारित होती है? मॉन्टेसरी विधि पर या किंडरगार्टन की शिक्षण विधि पर यह आधारित है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसकी खेल विधि की सीमाएं। तो इसकी क्या सीमाएं हैं? इस विधि को पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए उचित समझा जाता है। तो खेल विधि का यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं के लिए और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए। सभी विषयों के विषय वस्तु और अवधारणाओं को इस विधि के द्वारा परिचित नहीं कराया जा सकता। कभी कभी कुछ बच्चे सिर्फ खेल खेलने में रुचि रखते हैं तथा खेल विधि से सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि क्या है? जॉन एफोर्ड स्टीवेंसन के अनुसार एक प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसे उसके वास्तविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। बेफोर्ड इसे कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं कि एक प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक टुकड़ा होता है जिसे विद्यालय में लाया जाता है। तो स्टीवन के अनुसार क्या है? प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसे उसके वास्तविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, और बेफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्रोजेक्ट क्या है? वास्तविक जीवन का एक टुकड़ा होता है जिसे विद्यालय में लाया जाता है। और किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग इसे परिभाषित करते हैं कि एक प्रोजेक्ट उद्देश्यपरक क्रियाकलाप है जिसे एक सामाजिक वातावरण में संपूर्ण हृदय से पूरा किया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसे कि एक प्रोजेक्ट एक शैक्षणिक विधि है जहां विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूह में वास्तविक जीवन की समस्या का विकास और विश्लेषण करके सीखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है? तो बेफोर्ड ने प्रोजेक्ट की क्या डेफिनेशन दी थी कि ये क्या होता है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। बेफोर्ड ने क्या कहा था कि एक प्रोजेक्ट क्या है? वास्तविक जीवन का एक टुकड़ा होता है। और किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि ये एक सामाजिक वातावरण में क्या है? संपूर्ण हृदय से पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इन परिभाषाओं से आप अवलोकन कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट एक कार्य है या क्रियाकलाप है। इसका कुछ प्रयोजन होता है। इसका आयोजन सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट आती है इसमें समस्यात्मकता। प्रत्येक प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी द्वारा अनुभूत एक समस्या का समाधान प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। समस्या के बारे में जागरूकता होना प्रोजेक्ट का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट आता है इसमें उद्देश्य, क्रियाकलाप, वास्तविकता। नेक्स्ट आता है इसमें स्वतंत्रता, उपयोगिता और समग्रता। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें प्रजातांत्रिक मूल्य। तो प्रोजेक्ट में कार्य करते समय समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों का एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, आदर करना चाहिए, विचारों को आपस में बांटना चाहिए तथा जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस प्रकार की विशेषताओं का पोषण करने से विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास होता है। तो प्रोजेक्ट में काम करते हुए बच्चों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी उनके विचार हैं उन्हें आपस में शेयर करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वो उससे क्या होता है? बच्चों के प्रजातांत्रिक मूल्यों का इससे विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग एक प्रजातंत्र में यह सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने यह क्या बताई थी? सबसे उत्तम विधि बताई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक प्रोजेक्ट के आयोजन
के चरणों का निगमन कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या चरण है? एक, परिस्थिति उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी कि सिचुएशन आना, एक प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। नेक्स्ट है इसमें समस्या का चुनाव करना, यानी कि सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट की योजना बनाना, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना। क्रियान्वीकरण यानी कि एग्जीक्यूटिंग, और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 5 इसके चरण बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट विधि के लाभ। तो प्रोजेक्ट विधि से क्या लाभ होते हैं? इसमें सक्रिय अधिगम होता है, ठीक है, ज्ञान समझ और कौशलों में बच्चों के बढ़ावा मिलता है, और समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम, प्रोजेक्ट विधि के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है बच्चों में इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और विद्यार्थी के बीच जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होता है। विद्यार्थी को उनके भविष्य के जीवन के लिए भी ये तैयार करती है, ठीक है। और बच्चों में इससे सहयोग, समूह में कार्य करना, और समूहबंधन और त्याग की भावना आदि भी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि और प्रेरणा स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि क्या है, इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। समस्या समाधान का अर्थ अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढना है, ठीक है। बच्चे भी अपने दैनिक जीवन की कई समस्याओं का समाधान उसी तरीके से करते हैं जैसे हम करते हैं। वे समस्या का समाधान करके सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समस्या समाधान के विधि के चरण। तो इसके क्या चरण है? तो ब्रैडफोर्ड ने क्या बताया था कि जिसके द्वारा समस्या समाधान किया जाता है उसके निम्न चरण है। तो फर्स्ट आता है इसमें समस्या को पहचानना। नेक्स्ट आता है सोच विचार कर समस्या को परिभाषित करना। नेक्स्ट आता है इसमें विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना, विचार मंथन करना और विभिन्न विचारों की जांच करना, रणनीतियों पर कार्य करना, पश्चावलोकन करें और क्रियाकलाप के प्रभाव का मूल्यांकन करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 1983 में मेयर ने समस्या समाधान को परिभाषित एक बहुचरणीय प्रक्रिया के रूप में किया है, जहां पर समाधानकर्ता को अपने पूर्व के अनुभवों और वर्तमान समस्या के बीच संबंध को ढूंढना आवश्यक है और उसके बाद समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट एक गिवन है इसमें समस्या समाधान प्रक्रिया का मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यह मॉडल समस्या समाधान की 3 संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के मूलभूत क्रम को पहचान करता है। फर्स्ट है समस्या का प्रस्तुतिकरण, समाधान ढूंढना और समाधान का क्रियान्वीकरण करना, समस्या पहचान या अनुमान लगाना, विभिन्न स्रोत से सूचना उपयोग करके समस्या को स्पष्ट रूप से समझना और इसे जड़ तक पहुंचाना, वैकल्पिक हल उत्पन्न करना, विकल्पों के सबल और निर्बल पक्षों का मूल्यांकन करना, साथ ही साथ खतरा और लाभों के तथा लघु और दीर्घ परिणामों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है एक ऐसे विकल्प का चुनाव करना जो कि लक्ष्य, प्रसंग और उपलब्ध संसाधनों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है और समस्या या निर्णय के प्रभावीकरण का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड स्थापित करना। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि में चिंतात्मक सोच, तार्किक सोच और विशेष योग्यताओं, कौशलों और दृष्टिकोण के उपलब्धि के परिणाम शामिल हैं और विश्लेषण करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया, आगमनात्मक रूप से इसका हल ढूंढना और अंत में निगमनात्मक उपागम द्वारा सामान्यीकरण के पूर्णता की जांच करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अन्वेषण विधि। तो अन्वेषण विधि को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड, और ये खोजबीन वाली विधि भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग ह्यूरिस्टिक विधि शिक्षण का एक विधि है जिसमें जितना संभव हो सके बच्चों को खोजकर्ता के मनोवृत्ति के स्तर पर लाना है।
यह एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे स्वयं वस्तुओं की खोज और अन्वेषण करते हैं। उन्हें खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। आपको चाहिए कि आप अपने विद्यार्थियों को समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहें। तो अन्वेषण विधि क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड है और ये दिया किसने था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि बच्चा इसमें क्या करता है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं वस्तु की खोज करके या अन्वेषण करके इसमें सीखते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसके चरण देख लेते हैं। तो अन्वेषण विधि के क्या क्या चरण हैं? समस्या की पहचान करना, अवलोकन और प्रयोग करना, समस्या समाधान और मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषण विधि की विशेषताएं। तो यह क्या है? एक सुस्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य को कक्षा में प्रस्तुत करें और बच्चों को स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चा विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वह समस्या के बारे में अपने सहपाठी और अध्यापक से भी बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अगर बच्चे कुछ खोजबीन कर रहे हैं तो वो अपने टीचर से या सहपाठियों से पूछ सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। हालांकि अध्यापक को चाहिए कि आगमनात्मक विधि के द्वारा बच्चों से समस्या समाधान निकालने का प्रयास करें। ठीक है, और जितना अधिक से अधिक प्रश्न बच्चों की तरफ से उठता है, कभी अध्यापक भी बच्चों से उनकी प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछे ताकि वे समस्या के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अवलोकन। प्रायोगिक तार्किक की क्षमता विद्यार्थियों में विकसित किया जाता है। वे आंकड़े एकत्रित करना सीखते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रायोगिक हल तैयार करना और अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचना सीखते हैं। इस विधि का उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर बच्चों को एक कारण को ढूंढना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर क्या दिया गया है? आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि में अंतर दिया गया है, यानी कि डिफरेंस दिया गया है। तो इसे एक बार आप पढ़ लेना। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।